Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 3, that is the classification of element and periodicity in properties. बेटा इसमें हमने लास्ट किया था मेंडलेव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. उसमें देखो हमारा अब टॉपिक आ जाता है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. कि जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर कैसे बेस्ड है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आता है लाइक NS1 to 2, क्योंकि मैंने आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बताई थी, तो जब इलेक्ट्रॉन लास्ट में आता है एस सब शेल में तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है NS2 NP126 पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है. जब वो इन दोनों के बीच का मतलब NS में जब इलेक्ट्रॉन फिल हो गए NP की बजाय अब वो N-1D में फिल होता है, दैट इज़ कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट. और जब वो डी के एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के जस्ट नेक्स्ट हमारा एफ में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो जब इन सबको ध्यान में रखते हैं बेटा, तो ब्लॉक्स को इसी बेस पर डिवाइड किया गया है कि एलिमेंट्स में 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर रखा जाता है. तो इसके बाद आ जाता है बेटा हमारा कि हाउ वी विल प्रिडिक्ट द पोजीशन यानी ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट. हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है, पीरियड का या ग्रुप का है. बेटा ब्लॉक तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता लग जाएगा कि जिस इलेक्ट्रॉनिक को हम लास्ट में फिल कर रहे हैं वो कौन से सब शेल में आ रहा है, तो ब्लॉक तो उससे पता लग जाता है. जब हम बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड हमें नंबर ऑफ n, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n वैल्यू, जैसे या मैं बोल दूँ 4s2 या मैं बोल दूँ 6s2 या मैं बोल दूँ 6p5, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस n वैल्यू होती है, जैसे 6 हो गई या 4 हो गई, वो n वैल्यू क्या बताती है, हमें पीरियड के बारे में बताती है. लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रुप की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी एस में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2 है. क्या 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी एस के सिर्फ 2 ही ग्रुप है बेटा. पी में 6 ग्रुप होते हैं, 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो पी के कैसे हम पता कर सकते हैं? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एन और पी. 10 क्यों जोड़ा बेटा? वो डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स है उसको जोड़ते हैं, इसीलिए हम 10 प्लस एस और पी के इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देते हैं. जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में जो n इलेक्ट्रॉन होते हैं और n-1 के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता लग जाएगा. और एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर कोई कन्फिग्रेशन है तो बेटा उसका ग्रुप नंबर हमेशा 3 होता है. मेक इट क्लियर कि जो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है उसका जो ग्रुप नंबर होता है वो हमेशा 3 होता है. इज़ इट क्लियर बेटा? तो अब हम बात करते हैं, जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है NCERT का, उसको डिस्कस करते हैं. ये देखिए बेटा, आपका ये क्वेश्चन है, असाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP4 वेयर n वैल्यू इज़ 3. अब n वैल्यू इसमें डायरेक्ट दे दी 3, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में आ रहा है क्योंकि ये p के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. तो ये कौन से ब्लॉक का हो गया बेटा? p ब्लॉक का. n वैल्यू 3 दे रखी है तो पीरियड भी 3 हो गया, यानी थर्ड पीरियड. अब चाहे फिल कर लो इलेक्ट्रॉन, डजेंट मैटर. ग्रुप की बात करें तो n वैल्यू के इलेक्ट्रॉन s के और p के प्लस करो, कितना हो गया 6, उसमें 10 और जोड़ दो तो 16th ग्रुप नंबर इसका हो जाता है. जैसे 3d8 4s2, ये आप क्लियर कर दिया कि 4s2 3d8. आपको पता है 4n वैल्यू है, ये तो n-1 है बेटा, तो ये पीरियड नंबर 4 डी ब्लॉक एलिमेंट, और 8 और 2 10, तो 10th ग्रुप आपका आ जाता है. n-1 डी की 2 NS2 वेयर n स्टैंड्स फॉर 4. जब n वैल्यू स्टैंड 4 कर रही है तो दैट मीन्स इट इज़ अ फोर्थ पीरियड मेंबर हैविंग द डी ब्लॉक एलिमेंट विच इज़ हैविंग द ग्रुप नंबर 2 + 2. इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर दो तो 4, यानी फोर्थ ग्रुप नंबर आपका आ जाता है. क्लियर है बेटा? सो दिस इज़ द वेरी सिंपल क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ in a periodic table. That is no other
things to remember. You have to just learn the general electronic configuration. बेटा जब आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से करोगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। इसमें और ज़्यादा डिटेलिंग मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो बेटा जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन वाला कंसेप्ट हो गया। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसको ध्यान में रखते हुए किसी भी एलिमेंट को ग्रुप या पीरियड में रखा जाता है, या रखने के बाद वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इससे मैच भी करती है या इसको सेग्रीगेट भी करती है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा एटॉमिक साइज, या आप कह सकते हो रेडियस। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती है। ये हमारे बेसिक चैप्टर्स होते हैं केमिस्ट्री को समझने के लिए। एटॉमिक रेडियस यानी एटम का रेडियस। एटम क्या होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही होता है। और रेडियस, आप किसी भी सर्कल का रेडियस क्या कहते हो? हाफ ऑफ द डायमीटर, यही बोलते हैं बेटा। हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड द रेडियस। रेडियस का जब आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस हो गया बेटा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस की आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से जो दूरी होती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब आप इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि एटम का रेडियस किसको हम कंसीडर करते हैं। अब एक चीज़ इसमें आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारा एटम है वो अपने आप में कभी भी अकेला नहीं होता। क्या आप उसको उठा के दिखा सकते हो कि मैडम ये एटम है हमारा? नहीं ना। तो एटम हमेशा किस फॉर्म में मिलता है बेटा? एटम्स हमेशा क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस में जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बेशक वो एटम है, लेकिन वो जो एटम है हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होता है। यानी एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम और डिफरेंट। तो मॉलिक्यूल सेम एटम का भी हो सकता है, डिफरेंट एटम का भी हो सकता है। अब मॉलिक्यूल बनता कैसे है, यानी एटम अपने आप में जुड़ते कैसे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें बेसिक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा एटॉमिक रेडियस में भी टाइप्स हो जाती हैं हमारी। सबसे पहली होती है बेटा आयोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है? आयन का रेडियस। इसको इस तरह से पढ़ना भी जरूरी है, तभी चीजें क्लियर होंगी। आयनिक रेडियस क्या होता है बेटा? आयन का रेडियस। आयन का रेडियस से मतलब आयन है हमारे पास। कितने तरह के आयन होते हैं बेटा? 2 तरह के आयन होते हैं। कौन कौन से? कैटायन और एनायन। कौन कौन से होते हैं? अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन कहलाता है। अब कैटायन कैसे बनता है? लाइक सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। यही होता है बेटा। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो स्टेबल हो जाता है। बोलो। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को जो इसने लूज किया है उसको कौन ले ले? क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले ले? फ्लोरीन। तो सोडियम ने एक एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ा, उस इलेक्ट्रॉन को किसने गेन कर लिया? क्लोरीन ने। तो यानी जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा दैट इज वी कॉल द आयनिक बॉन्ड। अब कैटायन क्या होता है? छोटे साइज में। एनायन क्या होता है? बड़े साइज में। क्यों? क्योंकि कैटायन तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनता है, और एनायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो बेटा
एटॉमिक जो रेडियस होता है वो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करता है। जैसे हमारा जिससे आयनिक बॉन्ड बनाने वाला मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें क्या होता है कि हाफ ऑफ, एक्चुअल में क्या होता है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हमेशा ये याद रखना, एटम कभी भी अकेला नहीं होता, तो जो न्यूक्लियस है उसके डायमीटर अगर हम ये हाफ करते तो ये हमारा एटॉमिक रेडियस यानी आयनिक रेडियस कहलाता है। और कैटायन का रेडियस हमेशा एनायन के रेडियस से छोटा होता है, या नॉर्मल एटम से भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैटायन कब बनता है? आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कन्फिग्रेशन हो गई 1s2 2s2 2p6, यानी प्रोटॉन तो इसके 11 ही रहे, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। तो न्यूक्लियस ने उस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर लिया ना बेटा, तो साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और एनायन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। यानी दोनों की कॉम्बिनेशन से जो रेडियस बना वो आयनिक रेडियस है। नेक्स्ट हमारा होता है बेटा कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको याद है ना, ये 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ गया, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1s1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1s1 है, तब ये म्यूचुअल शेयरिंग कर ले। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ये इसको दे दे, तो ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे ना बेटा, ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए, यानी वी गेट सच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी इंटर न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस का हाफ करोगे तो आपका कोवेलेंट रेडियस निकल के आएगा। तो कोवेलेंट रेडियस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो अब ये जो आया है वो नॉर्मल से, नॉर्मल कहाँ तक है? यहाँ तक, नॉर्मल से कम होता है। कोवेलेंट रेडियस हमेशा नॉर्मल से कम होता है। ये बात ध्यान रखना है आपने कि कोवेलेंट रेडियस जो है वो नॉर्मल से कम होता है। क्लियर है? आयनिक रेडियस हो गया बेटा, कोवेलेंट रेडियस हो गया। इसके आयनिक रेडियस बेटा अलग से भी टॉपिक है आपका। वैसे एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो हमारा हो गया कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसमें वॉन डेर वाल रेडियस। सेकेंड लेके चलते हैं इसको हम, वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस क्या होता है बेटा? अब वॉन डेर वाल बॉन्ड जिसमें बनता है, वॉन डेर वाल बॉन्ड किस में बनता है? अब इसको तो एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन जैसे हमारा हो गया हीलियम, हीलियम का 1s2 फुल्ली फिल्ड है, लेकिन फिर भी ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। ऐसे आप हीलियम का भी मॉलिक्यूल नहीं बाहर निकाल सकते, या आपका एक जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये बन गया, अब ये भी अकेला नहीं होता, ये दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये H2 मॉलिक्यूल दूसरे से। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते और जो सिर्फ दूर दूर से इंटरेक्शन शो करता है, तो वो रेडियस आपका क्या कहलाता है बेटा? वॉन डेर वाल रेडियस। और इसके इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो ये जो रेडियस आता है वो मोर देन एक्सपेक्टेड आता है। वॉन डेर वाल रेडियस की जो वैल्यू आती है बेटा वो मोर देन एक्सपेक्टेड आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन नहीं होता, और जब इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन नहीं होता तो जिसकी वजह से ये रेडियस बड़ा दिखाई देता है। थर्ड आ जाता है बेटा आपका बेटा एटॉमिक रेडियस में आयनिक रेडियस नहीं है, वो अलग है, मैंने गलती से बता दिया, लेकिन वो इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना बताया। कोवेलेंट वॉन डेर वाल। अब थर्ड आ जाता है आपका मेटालिक रेडियस। मेटल का रेडियस दैट इज द मेटालिक रेडियस। अब मेटल क्या होता है? आपस में एटम एक दूसरे से कंजेस्टेड होते हैं, इस तरह से गैस की फॉर्म में नहीं होता बेटा, जैसा हाइड्रोजन गैस हमने बात की,
तो मेटल का जो ये न्यूक्लियस है, इसके जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के साथ तीसरे के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, यानी जो इनका बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इनके न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ वो वैल्यू इनकी सेम आती है, यानी एक्चुअल वैल्यू आती है। अगर मैं बात करती हूँ तीनों रेडियस की, तो सबसे साइज ऑफ रेडियस वंडरवॉल सबसे ज़्यादा रेडियस शो होता है, सबसे बड़ा होता है वंडरवॉल रेडियस। देन मेटेलिक रेडियस हमारा नॉर्मल है। देन कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप कर देते हैं तो इसका साइज नॉर्मल से छोटा आता है। तो अभी तक बेटा मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटम का रेडियस यानी न्यूक्लियस से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। बेटा इसमें हमारा फर्स्ट आप इसको कंसीडर करें, कोवेलेंट रेडियस होता है। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना था, हमारा 10th में भी पढ़ा है हमने। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर देते हैं तो बेटा ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बता देता है, और ये जो रेडियस आता है वो सबसे छोटा आता है। वंडरवॉल रेडियस में ऑलरेडी जिसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, या कोई मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन नहीं होती, तो इस तरह का रेडियस क्या कहलाता है बेटा, आपका वंडरवॉल रेडियस। यानी ये वैल्यू हाफ वैल्यू इतनी वैल्यू में चाहिए, वो मोर देन एक्सपेक्टेड होती है। मेटेलिक रेडियस क्या होता है, दो मेटल एटम्स के बीच का रेडियस। मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, जैसे समुद्र की एक बूंद पूरे पानी में मिलती रहती है, ये आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि वो खुद से किस जगह से आई है, यानी इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इसी तरह से दूसरों का भी इंटरचेंज हो जाता है, यानी ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। मेटल जैसे लोहा अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। अब मेटेलिक रेडियस की वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल होती है। अगर मैं इन दोनों सभी रेडियस को अगर मैं क्लैरिफाई करूँ तो वंडरवॉल का साइज सबसे बड़ा, मेटालिक का नॉर्मल और कोवेलेंट का सबसे कम आता है। तो बेटा अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि रेडियस क्या होता है। क्या बताया बेटा अभी तक मैंने आपको, रेडियस क्या होता है। अब हम बात करेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस। रेडियस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस। रेडियस के ऊपर भी कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट डालते हैं बेटा। तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है हमारा नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ शेल। अगर नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे, नंबर्स ज़्यादा होंगे शेल का, तो साइज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर शेल बढ़ गए तो साइज भी बढ़ जाता है। लेकिन शेल के साथ साथ एक और साथ में फैक्टर बढ़ता है, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस का चार्ज। अब मान लीजिए अगर आप लेके चलते हो ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9, 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है बेटा, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन। अब क्या होता है बेटा न्यूक्लियस का, इसमें 8 प्रोटॉन है, इसमें 9 प्रोटॉन है, तो 8 के कंपैरिजन में 9 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि शेल का साइज सेम ही है। शेल का साइज सेम ही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, न्यूक्लियस के ऊपर शेल के न्यूक्लियर चार्ज का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी न्यूक्लियर चार्ज अगर साइज ज़्यादा होगा तो साइज हमेशा कम होगा। क्या कह रही हूँ बेटा मैं, इफ न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी हाई देन द
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी हाई, साइज डिक्रीजेस। थर्ड फैक्टर है बेटा हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? पेनिट्रेट करना। अब मान लो मैंने फोर्थ शेल की बात की, फोर्थ शेल में 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, तो कौन डीपली इंसर्टेड है? पहले 4s आएगी, फिर 4p का कभी नंबर आएगा, 4d का, फिर 4f का। तो 4s ज़्यादा डीपली पेनिट्रेटेड है ना, अंदर की तरफ ज़्यादा है, यानी जो शेल ज़्यादा होगी अंदर की तरफ उसका साइज उतना ही छोटा होता जाएगा, यानी डिक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हो जाता है। अगर ये स्क्रीनिंग ज़्यादा कर दिया, अंदर की तरफ जा रही है, तो शेल अगर दूर होती जा रही है, स्क्रीन ज़्यादा होती जा रही है, इसलिए ये न्यूक्लियस इसको स्क्रीन करता जा रहा है, तो न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट कम होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बता देती है कि शेल का नंबर क्या है, साइज़ पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो साइज़ कम हो जाता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करते हैं बेटा हम, पेनिट्रेट कौन सी शेल अंदर तक धसी हुई है वो भी इफेक्ट डालती है साइज ऑफ द एटम पर। अब बेटा इसमें एक टॉपिक रह गया है, मेन टॉपिक वो है द variation of atomic radii when down the group and along the period. Next time we will do this topic along with the question. Thank you.